उसमें जो है आपके हेगड़ेवार का और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल है, आपके जो है वो गोलवलकर जी का क्या रोल है, स्वामी विवेकानंद जी का क्या रोल है। तो मोदी जी जो है, आप जो है ये तमाम जो बातें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर में हंसी आती है। पता नहीं आपको कौन वोट देता है, आपके जैसा भोंदू जो प्राइम मिनिस्टर और हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे हमने इंडिया, हमारा जब ग्रीक लोग आए तो इंडिया नाम पड़ा, उसके पहले जो है वो कभी जम्बूद्वीप बोला जाता था, भारत बोला जाता था। जो एमएनएस की जो खरीद फरोख्त होती है, तो उसके लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ में भी उसका प्रोविजन लाया जा सकता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में भी इसका जो है वो लाया जा सकता है, और एंटी करप्शन एक्ट जो है 1987 में भी इसका जो है वो प्रोविजन लाया जा सकता है। और वैसे प्रोविजंस अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, 10 शेड्यूल में और एंटी करप्शन लॉ में अगर लाया जा सकता है, तो इसमें काफी चीजें वो चेक की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी सही तरीके से ना होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कि भारत के डेमोक्रेसी, अगर आप केवल चुनाव समझ रहे हैं, क्या नाम था उनका, अमिताभ कांत। फिर मैं कहूंगा आप फिर वो नीति आयोग में है। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू मिस्टर अमिताभ। आप आई थिंक दैट यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो आपको पॉलिटिकल साइंस को और वेरियस देखना। इफ डेमोक्रेसी इज सच अ रिस्पॉन्सिबल थिंग, देन व्हाई यूरोप इज सो मच डेवलप, व्हाई यू सी साउथ अफ्रीका एंड जापान एंड यू सी साउथ कोरिया and Latin American countries, they are also progressing in the world. Why America is also progressing in the world? So the problem is not, you see, that there is too much democracy. The problem is the absence of proper democratic procedures, and first of all, I would say that the Indian democracy is not at all representative. It is not at all, you see, participatory and deliberative. The electoral system is defective. Then there are so many weaknesses in the Constitution of India, as we are discussing. On the various reforms that are supposed to be made. And then you see there are certain, you see, loopholes in the administrative procedures, in the decision making, you see, parlance. And then there is an issue of federalism also in our country. So if we reconcile all these things, you see, India can also develop in a greater manner. And all the democratic countries, mainly the democratic countries of the European countries or the Latin American countries and the African countries, America, even the Asian countries, they have developed with democracy only. So we have to make our democracy properly representative and deliberative. That is a solution. So it's not too much democracy, but a defective democracy that is supposed to be reformed. That is my answer to Amitabh ji. मोदी सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अपने चाहते लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है, तो इसमें क्या मानव अधिकारों के हनन हो रहे हैं भारत के लोगों के? हाँ, मानव अधिकारों का हनन तो बिल्कुल होता है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है, बेसिकली तो वो पब्लिक के टैक्सेस से जो बन रही पब्लिक सेक्टर, उसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। भाई वो तो कोई अंबानी अडानी ने पैसा लगा के तो जो है भारत सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्माण नहीं किया, ओएनजीसी को निर्माण नहीं किया। वो तो सालों साल भारत के जो टैक्सेस है लोगों के, उसके वजह से डेवलप हुआ। और आज मोदी जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया आजादी के ऊपर, बोलते हुए स्वामी विवेकानंद का कोई कोट दिया। स्वामी विवेकानंद जी का आजादी में क्या रोल है भाई, ये मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। कम से कम आप गांधी जी का नाम ले लेते, भगत सिंह जी का नाम ले लेते, नेहरू का नाम तो आप लेते ही नहीं। भारत की जो लोकतंत्र है उसका पहला जो आधार है, जो वर्किंग डेमोक्रेसी जो बनाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्किंग में लाया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए, डैम्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, चुनाव कराए, इसमें तो सब जो है जवाहरलाल नेहरू जी का रोल है। उसमें जो है आपके हेगड़ेवार का और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल है, आपके जो है वो गोलवलकर जी का क्या रोल है, स्वामी विवेकानंद जी का क्या रोल है। तो मोदी जी जो है, आप जो है ये तमाम जो बातें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर में हंसी आती है। पता नहीं आपको कौन वोट देता है, आपके जैसा भोंदू जो प्राइम मिनिस्टर जो है मैंने नहीं देखा है। तो मेरा ये कहना है कि जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर में, कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अगर प्रॉफिट में है, उसको प्राइवेटाइज करना ये गलत है, क्योंकि वो पब्लिक के टैक्सेस से बनी है। वो कोई प्राइवेट पैसे से अपने घर से नहीं बनाया टाटा अंबानी ने और अडानी ने जो है वो। तो इसमें जो इकोनॉमिक राइट्स है लोगों के, राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक राइट है, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक राइट है, वो अफेक्ट हो रहा है ना, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। पर आज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर उसको प्राइवेटाइज किया जाता है तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि आप उसको रोक सको। देखिए, एक बात मैं बार बार कहता हूं, रूल ऑफ लॉ इज नॉट सफिशिएंट। रूल ऑफ विच लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट। कि आप कानून बना रहे, ठीक है, संसद को अधिकार है, विधानसभा को अधिकार है, आप कानून बना सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब किस तरह का कानून बनाते हैं, किस तरह से कानून बनाते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो कानून में अगर जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, पब्लिक गुड नहीं है, तीन बातें मैं कह रहा हूं, अगर उसमें न्याय नहीं है, अगर उसमें सार्वजनिक हित नहीं है, तो वो कानून संविधान सम्मत और मानवाधिकार सम्मत नहीं होता है। ये पहली बात है, ये हमको समझ लेना चाहिए। दूसरा, कोई भी कानून बनाने के पहले उसकी स्टेजेस को पार करना चाहिए। क्या स्टेजेस है? सबसे पहले जो उसको ओपिनियन डिक्लेयर करना चाहिए कि हम इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं, स्टेज नंबर 1। दूसरा, लोगों के व्यूज बुलाना चाहिए कि आप व्यूज दीजिए कि ये कानून किस तरह बनना चाहिए। उसके बाद में ड्राफ्ट बनाना चाहिए, फिर ड्राफ्ट को फिर डिक्लेयर करना चाहिए कि ये ड्राफ्ट है, अभी आप फिर इस पर व्यू दीजिए कि क्या होना चाहिए। फिर वो ड्राफ्ट को ले जाकर जो है कैबिनेट में पास करके पार्लियामेंट में रखना चाहिए। फिर पार्लियामेंट में जो है वो जाने के बाद में मेंबर्स को उस पर अपने व्यू देने का अधिकार होना चाहिए, अमेंडमेंट्स मूव करने का अधिकार होना चाहिए। अगर मेंबर्स बोलते हैं ज्यादा, अगर जरूरत हो तो पार्लियामेंट्री कमेटीज को रेफर होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी खुद अपना व्यू दे, लोग वहां पर भी अपने व्यू दे सकते हैं, नागरिक। उसके बाद फिर वापस आके फिर उसको जो है लेजिस्लेट करना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में। ये लॉ मेकिंग की सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। और इसमें जो मैं कह रहा हूं कि जैसे SC/ST की कमिटीज है, वैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। वो ह्यूमन राइट्स की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अगर उसमें रहेगी, जो अभी हमारे संसद में नहीं है, तो वो कमेटी भी देखेगी कि भाई ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है या नहीं करती है। जैसे इकोनॉमिक एंड फाइनेंस कमेटी है, वो फाइनेंशियल प्रोविजन को देख लेगी, तो ह्यूमन राइट्स की कमेटी वेरियस राइट्स के इश्यूज को देख लेगी। SC/ST की कमेटी जो है वो SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन कुछ है क्या, ये तमाम चीजें देख लेगी। और उसके बाद ये प्रोसीजर करके लॉ को यदि पास किया जाए, तो मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा वो लॉ जो है वो क्लियर होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद भी अगर किसी को अगर कोई उसमें शिकायत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो मैं समझता हूं ये प्रॉपर प्रोसीजर जो है होनी चाहिए। अगर ये प्रोसीजर को फॉलो करके किए बगैर अगर कोई भी कानून बनाया जाता है और अगर वो न्याय संगत नहीं है, उसमें यदि जो है वो सार्वजनिक हित नहीं है, तो वो कानून जो है वो मानव अधिकार और लोकतंत्र के संविधान से सम्मत नहीं है, सुसंगत नहीं है। इसको हमने मानना चाहिए। लॉ इज कॉमन सेंस विद रीजनिंग एंड ऑफ कोर्स विद सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वेरियस ह्यूमन राइट्स एंड लॉज। तो ये चीजें मैं जब मैंने कहा, मैं जब सिविल सर्विसेज पढ़ रहा था तब वो 23 साल से ही मैं कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में जब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तो उस फेज से और भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस और ह्यूमन राइट्स को काफी डिटेल में पढ़ा, और तब मुझे समझ में आया कि हमारा संविधान अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, और वो लूप होल्स पहले बनते वक्त ही रह गए हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोविजंस और उसमें आना चाहिए वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं लाए। तो मैंने ये बात पर जो है, जब रूल ऑफ लॉ को जब मैं स्टडी कर रहा था, तो रूल ऑफ लॉ में जो है, जो आर्बिट्ररीनेस है या इक्वालिटी इन लॉ की जो प्रोविजंस है, वो यदि ना हो तो फिर रूल ऑफ लॉ केवल कानून संसद ने बना लिया, केवल संविधान है, केवल ये कानून है, इसलिए आप इसको मानो, ये जो है वो बाइंडिंग हो जाता है और उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई चेंजेस नहीं आते, कोई रिफॉर्म्स प्रॉपर या प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं होते। तो इसको ठीक करने के लिए फिर मैंने ये जो बड़ी बड़ी 8-10 जो इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, तो उसका जो स्टडी मेरा क्लियर हुआ, और फिर मैंने पहला इलेक्टोरल सिस्टम के बिल्स बनाए, फिर ह्यूमन। तो आर्टिकल बाय आर्टिकल अगर उसको क्लॉज बाय क्लॉज, सब क्लॉज बाय सब क्लॉज देख ले, शेड्यूल बाय शेड्यूल एंड पैरास बाय पैरास एंड एंट्रीज बाय एंट्रीज को यदि देख ले, तो आप ये पाएंगे कि लगभग 45 से 50% हमारा संविधान और ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर ये बिल्स को इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। और तमाम भारतीयों के जो अधिकार है, उनका जो विकास है, उनकी डिग्निटी जो है, वो और ज्यादा अच्छे से गारंटी होगी। और SC/ST OBC माइनॉरिटीज का जो है, श्रमिकों और किसानों का तो और भी अच्छा होगा। अगर मैं इसकी प्योरली साइंस और नेचर से बोलूं तो धरती का भी नाम नहीं है, और हमारे कंट्री का भी नाम नहीं, हमारा भी नाम नहीं है। हम तो केवल जो है नेचर में एक एग्जिस्टेंस में है, वेरियस। अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, पोटेशियम, इससे बने हुए हैं। तो देखिए, नेचर और साइंस में तो नाम नहीं होता है, साइंस और नेचर में नहीं, लेकिन कल्चर और हिस्ट्री में जो है वो नाम होता है। और अगर कल्चर और हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे हमने इंडिया, हमारा जब ग्रीक लोग आए तो इंडिया नाम पड़ा, उसके पहले जो है वो कभी जम्बूद्वीप बोला जाता था, भारत बोला जाता था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें, आज भी देखो, मोदी जी जाके रुक गए 3600 साल, वेदों पर रुक गए। अरे भैया, भारत के इतिहास की शुरुआत वेदों से नहीं होती है। मैं RSS के लोगों से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2550 साल पहले भी इतिहास शुरू नहीं होता है, 3600 साल पहले भी इतिहास शुरू नहीं होता। भारत का इतिहास
50,000 साल पहले शुरू होता है। और सबसे पहली मानव सभ्यता ये ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स की है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस की सभ्यता 60,000 साल पहले की है। भारत में चाहे वो हमारे झारखंड हो या हमारा छत्तीसगढ़ हो या हमारा मध्य प्रदेश हो या हमारा आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या राजस्थान हो या बिहार हो या गुजरात भी हो या महाराष्ट्र भी हो, तो 50,000 साल पहले से यहाँ ट्राइबल कल्चर जो है, चाहे वो आज के समय में हम जिनको गोंड ट्राइब्स कहते हैं या जिनको हम मुंडा ट्राइब्स कहते हैं, हो ट्राइब्स कहते हैं, या और भी नागा ट्राइब्स है उधर के, तो ये तमाम जो ट्राइब्स है इनकी जो सभ्यता है वो 50,000 साल पहले से थी। और इसके कई साइट्स मिलेंगे आपको, मैं बार बार नाम लेता हूं। तमिलनाडु में अतिरापट्टम, फिर आप आंध्र प्रदेश में आ जाए कुरनूल केव्स, फिर आप चले जाइए हुसिंगी वैली कर्नाटका में, ऊपर आ जाइए महाराष्ट्र में नेवासा, फिर आप मध्य प्रदेश चले जाइए भीमबेटका, आदमगढ़, बगोर, फिर आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए पूरा बस्तर, झारखंड में चले जाइए सिंहभूम, बिहार में चले जाइए पैसारा, फिर आप बंगाल में चले जाइए तो सिंहभूम से लग के जो जिले हैं वहां पर साइट्स मिल जाएंगे। आप चले जाइए फिर राजस्थान में तो डिडवाना। तो ये तमाम जो साइट्स है वो ट्राइबल कल्चर के साइट्स है जिनका पीरियड 40,000, 50,000 साल, 25,000 साल, 20,000 साल, नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी आइस एज जब नीचे आया उसके पहले से जो है ये साइट्स आपको मिलेंगे। तो जब एडगर स्वेस जब आए यहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, जब वो स्टडी करने आए और जब पूरा ये भूखंड जो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का इकट्ठा था, ऑफकोर्स वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको मैं कल्चरली क्या नाम दूं। तो कल्चरली जब एडवर्ड स्वेस आए तो उनको जो है, जो आदिवासियों का जो ट्राइबल कल्चर है उसमें गोंडवाना की जो संकल्पना है, गोंडवाना नाम उनको सबसे प्राचीन मिला। और उन्होंने कहा कि भाई भारत जो है, ये जो कॉन्टिनेंट था ये गोंडवाना लैंड थी, यानी ये जो है जो ट्राइबल का कोया द्वीप, कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप, ये जो आदिवासी यानी जो आज के आदिवासी है वो कोया बोला गया। तो कोया से जो है वो फिर बाद में गोंडवाना शब्द आया, और ये शब्द जम्बूद्वीप के पहले था, भारत के पहले था। और ब्राह्मणिकल लोग कहते हैं कि भाई वेदों से भारत के सभ्यता की शुरुआत होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई 2550 साल पहले भारत की हिस्ट्री शुरू हुई जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से केवल रूरल और अर्बन फेज शुरू होता है, प्री रूरल फेज, प्री अर्बन फेज, प्री हिस्ट्री का जो है वो 40-50 हजार साल पहले इंडिया में शुरू होता है, और वो कल्चरल नेम उसका कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप या गोंडवाना था। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत से पहले गोंडवाना था, और ये संयुक्तिक होगा कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर संसद ऐसा अमेंडमेंट करती है कि इंडिया दैट मीन्स गोंडवाना अगर हो, तो वो भारत का सही जो है वो नाम होगा। तो जब तक ये नहीं होता तब तक हम भारत को गोंडवाना करके जो है वो प्रचलित करते रहेंगे। और ये कहने वाला मैं पहला लीडर हूं, और एपीआई में हमने इसको डिक्लेयर किया है कि हम भारत को जो है गोंडवाना नाम देंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा